भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई जटिल कारणों का परिणाम था। ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। किसानों पर भारी लगान और धन का निकास भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा था। प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था, कानून और संचार साधनों का विकास किया, जिससे लोगों में एकता की भावना आई। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों से परिचित कराया। शिक्षित मध्यम वर्ग ने ब्रिटिश शासन के विरोधाभासों पर सवाल उठाए और राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना जगाई। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद जैसे नेताओं ने समाज सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को गति दी। इन सभी कारकों ने मिलकर भारतीयों में एक साझा पहचान और स्वतंत्रता की आकांक्षा को जन्म दिया। आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक असंतोष ने राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी। यही वह भूमि थी जिस पर भारतीय राष्ट्रवाद का बीज अंकुरित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1835 में बॉम्बे में हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य भारतीयों को एक मंच देना था, जहां वे अपनी शिकायतें सरकार के सामने रख सकें। इस दौर को उदारवादी चरण कहा जाता है, जिसमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता शामिल थे। वे ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और संवैधानिक तरीकों से सुधार की मांग करते थे। उनकी रणनीति थी प्रार्थना, याचिका और विरोध। वे झापनों और प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से अपनी मांगें रखते थे। उनकी प्रमुख मांगें थीं विधान परिषदों का विस्तार, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अवसर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास सिद्धांत से ब्रिटिश आर्थिक शोषण को उजागर किया। भले ही उनकी उपलब्धियां सीमित थीं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक चेतना जगाई और भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राष्ट्र की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए निर्णायक मोड़ था। असली उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कमजोर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। विभाजन के विरोध में देश भर में जबरदस्त आंदोलन हुआ। उदारवादियों की नीति विफल साबित हुई और लाल बाल पाल के नेतृत्व में उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तिलक का नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है आंदोलन की आत्मा बन गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। आंदोलन ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी नई चेतना जगाई। महिलाओं, छात्रों और आम जनता की भागीदारी अभूतपूर्व रही। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, जो राष्ट्रवादियों की बड़ी जीत थी। लेकिन हिंदू मुस्लिम दरार गहरी हो गई और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस दौर ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी और जन आंदोलन की ताकत को साबित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने जनाक्रोश को चरम पर पहुंचा दिया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। 1920 में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। कार्यक्रम में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग और कर न देना शामिल था। आंदोलन ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बना दिया। गांव-गांव में लोग जुड़ गए। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहते थे। आंदोलन की वापसी के बावजूद इसने जनता को आत्मविश्वास और राजनीतिक जागरूकता दी। असहयोग आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को जन आधार दिया। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद युवाओं में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हुईं।
HRA और बाद में HSRA जैसे संगठनों ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या और विधानसभा में बम फेंककर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। उनकी शहादत ने देश भर में जोश भर दिया। इसी दौरान साइमन कमीशन के विरोध और नेहरू रिपोर्ट के जरिए संवैधानिक सुधारों की मांग उठी। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। दांडी यात्रा के जरिए नमक कानून तोड़ा गया, जिससे आंदोलन को देशव्यापी समर्थन मिला। लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और कर देने से इनकार किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर किया। यह द्वार क्रांतिकारी और अहिंसक दोनों धाराओं के संगम का था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों के दबाव में ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया। अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी, द्वैध शासन समाप्त किया और प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार दिए। मताधिकार का विस्तार हुआ और नए प्रांत बने। संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यह अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत बना। 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई, जबकि मुस्लिम लीग कमजोर रही। कांग्रेस सरकारों ने नागरिक स्वतंत्रता, किसानों की राहत और शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार किए। यह चरण सत्ता हस्तांतरण की दिशा में निर्णायक था। 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को बिना परामर्श युद्ध में झोंक दिया गया। कांग्रेस ने विरोध में अपने मंत्रिमंडल त्याग दिए। जापान के खतरे और ब्रिटिश हार के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, लेकिन उसकी असफलता ने निराशा बढ़ाई। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन स्वतःस्फूर्त रूप से फैल गया। जनता ने हड़तालें, प्रदर्शन और सरकारी संपत्ति पर हमले की। कई जगह समानांतर सरकारें बनी। सरकार ने आंदोलन को क्रूरता से दबाया, लेकिन ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता की अंतिम उलटी गिनती शुरू कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया और भारतीय स्वतंत्रता अपरिहार्य लगने लगी। आजाद हिंद फौज के मुकदमे और 1946 के नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झटका दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने एक संयुक्त भारत की योजना दी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद उभर आए। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया, जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बने। उन्होंने विभाजन को ही समाधान माना। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस ने भारी मन से विभाजन स्वीकार किया। जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन विभाजन की त्रासदी के साथ लाखों लोग विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा फैली। गांधी जी इस हिंसा से आहत थे और स्वतंत्रता के जश्न में शामिल नहीं हुए। फिर भी यह आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों में से एक था। स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी विरासत लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदार गणराज्य की स्थापना है। आंदोलन ने सामाजिक बाधाएं तोड़ी, महिलाओं और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मनिर्माण और मूल्यों की स्थापना की कहानी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज भी आधुनिक भारत के आदर्शों और दिशा को निर्धारित करता है।